So let's begin. We are today discussing about the theory of natural selection. Theory of natural selection. It's the most important theory. Okay? And this theory was given by Charles Darwin. मैंने कल बताया था आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा. ये theory जो थी ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने. ठीक है बेटा? That is why this is also called as Darwinism. इसलिए इस theory को कहा भी जाता है डार्विनिज्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं. डार्विनिज्म. ठीक है बेटा? अब मैंने आपको बताया कि अगर हम डार्विन की थ्योरी को ले लेंगे तो थ्योरी में मैंने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए थे आपको. तो अगर हम डार्विन थ्योरी की बात करेंगे, डार्विन की क्या थ्योरी की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर बेस्ड है. एक जो मैंने आपको बताई थी दैट वाज द नेचुरल सिलेक्शन. अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू डार्विन, अगर हम डार्विन की बात करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन जो है इट इज ए मैन फोर्स फॉर एवोल्यूशन. तो हम ये बोलेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये क्या है, ये मैन फोर्स है एवोल्यूशन का. कि एवोल्यूशन जो हो जाता है, चेंज जो आ जाती है ऑर्गेनिज्म में, इट्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है ना बेटा? तो एवोल्यूशन जो आता है ऑर्गेनिज्म्स के अंदर वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ जाता है. और एक पॉइंट मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट. डिसेंट मैंने आपको बताया स्पीशीज जो इवॉल्व होती है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से इवॉल्व हो जाते हैं. हम बोलते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑकर. इसका मतलब हो गया एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑकर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. तो ये 2 पॉइंट जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, डार्विन की थ्योरी के. एक जो है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहा जाता है मैन फोर्स एवोल्यूशन. जैसे मैंने आपको बताया था नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर सिलेक्ट करता है उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर क्या हो, एक यूजफुल वेरिएशन हो. बात आई समझ में? और वो क्या करता है, वो अपनी पॉपुलेशन फिर बाद में बढ़ाता है और स्पीसीएशन हो जाता है. जैसे मैंने आपको बीटल्स की एग्जांपल दी थी. जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास बीटल्स हैं रेड कलर के, वो ग्रीन बैकग्राउंड पे इजीली डिटेक्ट हो जाते थे. जब वो इजीली डिटेक्ट हो जाते थे तो इजीली उनको क्रोज जो है वो खाते थे. अब जो हमारे पास वहां पे ग्रीन की पॉपुलेशन कम थी, ठीक है ना बेटा, लेकिन ग्रीन जो है वो कम ऑफ फॉलेज दिखाते थे किसके साथ, लीव्स के साथ. तो उसके बाद क्या हो गया, जब क्रोज ने उनको खाना शुरू किया रेड बीटल्स को जो इजीली ग्रीन बैकग्राउंड पे डिटेक्ट होते थे, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई. नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ग्रीन वन को. और ग्रीन वन ने क्या किया, अपनी वेरिएशन जो यूजफुल वेरिएशन थी उसका इस्तेमाल किया, उसको इनहेरिट किया. उसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, वो बढ़ गई और एक नई स्पीशीज जो है वजूद में आ गई, स्पीसीएशन हो गया. एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑकर्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन. ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले से ही स्पीशीज है प्री एग्जिस्टिंग, और वो क्या होती है उसको डाइवर्ट हो गए, वो फैल गए डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर, और उन्होंने उन हैबिटेट्स को अडॉप्ट किया और अपने अंदर चेंज लाई और वो नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई. तो इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट. ठीक है बेटा? ये 2 मेन पॉइंट्स है डार्विन की थ्योरी के जो आप लोगों को याद रखने. ठीक है ना बेटा? अब मैंने आपको बताया था डार्विन की जर्नी के बारे में. ठीक है ना? थोड़ा सा उसका भी देख लेते हैं, उसका भी लिख लेते हैं. मैंने आपको बताया था डार्विन पैदा हो गया 1809 में. ठीक है ना बेटा? उसके बाद 1831 में उसने ज्वाइन किया वोयेज. और वोयेज जो थी वो इंग्लैंड में हो रही थी. मतलब वोयेज में जर्नी जा रही थी, एक शिप जा रहा था जिसका नाम था HMS बीगल. और सजेस्ट किसने किया था डार्विन को भी, आप भी चले जाओ. इट वाज सजेस्टेड बाय द बॉटनी प्रोफेसर दैट इज ए हैंसली. उसे सजेस्ट किया और 1836 में उन्होंने ये जो वयोज है ये खत्म की. तो वहां से आने के बाद चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया, क्या देखा वहां पे. चार्ल्स डार्विन ने देखा कि वो एक आइलैंड पे गए थे. दैट आइलैंड वाज कॉल्ड एज गैलापागोस आइलैंड. और वो आइलैंड जो है 30 स्मॉल आइलैंड्स का बना है. और वो पूरा आइलैंड जो है फैला हुआ है 80 to 90 किलोमीटर्स तक. ठीक है बेटा? उसके बाद उसके अंदर क्या देखा उसने 13 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स देखे. ओके, विद डिफरेंट बीक्स, जिनके बीक जो थी वो डिफरेंट थी. इसका मतलब उनका फूड हैबिटेट डिफरेंट था. और ही कॉल्ड देम डार्विन्स फिंच. उसने क्या बोला उन 13 वेराइटीज को, डार्विन्स फिंच. उसके बाद डार्विन ने 1840 में एक ऐसे पढ़ा और ऐसे लिखा था माल्थus ने.
और मालथस ने उसमें क्या लिखा था कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन पे उसने ऐसे ही लिखा था, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा था उसी पे उसने एक ऐसे लिखा था। और उस ऐसे में उसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो भी मैं हाईलाइट करूंगा इसमें। वो पॉइंट क्या था? वो था पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली। पॉपुलेशन जो जियोमेट्री का मतलब होता है, इट ग्रोज वेरी फास्टली, isn't it? Within the rate of multiply. Like that, you say it's a 2 raised to power 2, it is 2 into 2 is equal to 4. It is growing geometrically, very fast. And the resource is growing arithmetically, very slow. That means that in the plus addition manner, 2 plus 2, that is equal to 4. If we have a 2 raised to power 2, then 3, then 4, it will become larger than this number, isn't it? Then plus number, it will become greater than plus. Multiply will become greater than plus, isn't it? Addition. If it is growing very fastly, then it was called as geometrically, very fast. That is in the multiple, When it is growing what? Arithmetically, that means it was in the addition manner. That means that is called very slowly it is growing. ये एक पॉइंट उसने वहां पे लिखा था, किसके अंदर? ऐसे के अंदर। और ये पॉइंट उठाया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ये पढ़ा था, ये पॉइंट वहां पे उसने देखा। उसके बाद हमारे पास और एक साइंटिस्ट आ गए, वैलिस। वैलिस ने भी एक आइलैंड खोजा, वहाँ पे उस आइलैंड की उसने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की। आइलैंड था, उसका नाम था मलाई आर्चिक पेलागोस, ठीक है ना। और जब वो वहाँ पे चला गया, उसने भी सेम यही चीज़ें वहाँ पे देखी। उसके बाद इन दोनों ने कंबाइन होकर 1858 में अपनी वर्क जो है वो पब्लिश की, लेकिन लोगों ने नहीं माना उस वर्क को। उसके बाद 1859 में चार्ल्स डार्विन अपनी बुक लिखता है, दैट बुक इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। और उसके बाद लोगों ने देखा कि नई नई स्पीशीज आ रही, अब वो बुक लोग जो है पढ़ने लगे। जरा आप इस चीज को पहले देखते हैं, बाद में इसके पॉइंट्स पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखो पहला पॉइंट, हम बोलेंगे 1809 में जो है चार्ल्स डार्विन की होगी बर्थ, पैदा हो गया। और 1831 में, याद रखोगे आप, ज्वाइंड वोयेज, ओके, ज्वाइंड वोयेज suggested by botany professor Hansley। इसे सजेस्ट किया। और वोयेज के अंदर, जो वोयेज उन्होंने की थी, एक शिप के अंदर की थी, उस शिप का नाम क्या था? उस शिप का नाम था HMS बीगल। उस शिप में उन्होंने क्या किया? अपनी वोयेज जो है वो स्टार्ट की, ठीक है ना बेटा, 1831। और ये वोयेज कंप्लीट कब हुई? 36। वोयेज कंप्लीटेड इन 1836, इसी में होगी वोयेज कंप्लीट, यस। उसके बाद वोयेज के अंदर कहां पे चले गए थे डार्विन? गैलापागोस आइलैंड। इट्स ए गैलापागोस आइलैंड पे चला गया था। कौन? चार्ल्स डार्विन, गैलापागोस आइलैंड। और ये गैलापागोस आइलैंड जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 30 स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है बेटा। और इसकी जो एरिया पूरा जो आप देखोगे कितने एरिया तक फैला है, इट्स अबाउट 80 to 90 किलोमीटर्स तक क्या है, फैला है, ठीक है ना। और इसके अंदर उसने क्या देखा? इस आइलैंड पे क्या देखा उसने? इस आइलैंड पे उसने देखा 13 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, 13 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स इसने यहाँ पे देखे, which differ in बीक, या बीक साइज में वो क्या कर रहे थे? डिफर कर रहे थे। और डार्विन ने उनको क्या कहा? कॉल्ड देम, व्हाट ही कॉल्ड देम? डार्विन्स फिट्स, डार्विन्स फिट्स इनको कहा गया, ठीक है बेटा। यहां तक वर्क आप याद रखोगे, ठीक है ना। और इसको कहा भी जाता है, गैलापागोस आइलैंड इज आल्सो कॉल्ड एज, ये पॉइंट आप याद रखोगे, इट्स कॉल्ड एज लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी पूछा जाएगा आपको. Galapagos Island is called as लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन. उसके बाद क्या हो गया, चार्ल्स डार्विन ने एक ऐसे पढ़ा. चार्ल्स डार्विन read an essay on overproduction of population. और वो ऐसे किसने दिया था? माल्थीस ने. ठीक है बेटा. और उस ऐसे में क्या लिखा था उसने? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, क्या लिखा था उसने? पॉपुलेशन ग्रोज वेरी फास्टली, दैट जियोमेट्रिकली. उसने बोला था पॉपुलेशन ग्रोज geometrically. What is meant by geometrically? It's very fast, while as a resource arithmetically. What is meant by arithmetically? Very slowly. यहां तक आप याद रखोगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने वहां पे देखा. इसका इस्तेमाल किया किसने? चार्ल्स डार्विन ने. उसके बाद और एक पॉइंट लिख लेते हैं. वेल्स ने भी क्या किया? वेल्स ऑब्जर्व्ड सैंड on which island? On Malay archipelagos. उसने भी सैम देखे, वही वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज. उसके बाद 1858 में, याद रखोगे आप, चार्ल्स डार्विन प्लस वेल्स पब्लिश्ड देयर ऑब्जर्वेशन. जो उन्होंने देखा था उन्होंने क्या किया? उस ऑब्जर्वेशन को पब्लिश किया. लोगों ने पर नहीं माना, याद रखोगे आप. उसके बाद 1859 में, याद रखोगे आप, चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी. चार्ल्स डार्विन उसने एक बुक लिखी. उस बुक का नाम क्या था? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज. तब लोगों ने इस बुक को पढ़ा और लोगों को बहुत मजा आया इस बुक को पढ़ने को. क्यों मजा आया? क्योंकि इसमें डिटेल थी किसकी? कि नई स्पीशीज कैसे बनती है. तो ये डिटेल है इनका. ये पूरा जो है जर्नी में बता रहा हूँ आपको. मतलब चार्ल्स डार्विन को क्या इंटरेस्ट हो गया, उसने कैसे नेचर सिलेक्शन की थ्योरी दी, क्या हो गया था, उसकी पूरी जर्नी क्या थी, वो पूरी जर्नी मैंने आपको पूरी यहाँ पे लिख के दी कि उसने कहाँ पे जर्नी की और क्या क्या चीज़ें देखी और किन किन चीज़ों का उसने इस्तेमाल करके ये थ्योरी जो है हमें दे दी, दैट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो याद रखोगे ये चीज़ें आप. एक तो आप याद रखोगे माल्थस का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन ग्रो जियोमेट्रिकली, इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट इन ए मल्टीपल मैनर, isn't it? While as the food or a resource, it grows arithmetically, that very slow in addition manner. And चार्ल्स, एक तो इससे इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ था, इस पॉइंट को लेके चार्ल्स डार्विन ने ये इसके दिमाग में एक थ्योरी आई. और दूसरा वेल्स की ऑब्जर्वेशन को भी देख के, क्योंकि उसने भी सेम ऑब्जर्वेशन की थी और एक वर्क उन्होंने कंबाइनली पब्लिश की थी. लेकिन लेटर ऑन क्या हो गया, लोगों ने उस वर्क को नहीं माना. लेकिन फिर उसके बाद 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज. अब लोगों ने इस ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज को पढ़ना शुरू कर दिया. इंटरेस्ट हो गया उनमें अब इस चीज को पढ़ने के. ठीक है. अब बिफोर वी विल डिस्कस द थ्योरी, वी हैव सर्टेन फैक्ट्स जो हमें मद्देनजर रखने हैं. देखो कि हम थ्योरी के पॉइंट डिस्कस करें, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है? हमें कुछ फैक्ट्स को दिमाग में लाना है जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स है, एजम्पशंस. ठीक है ना बेटा? कुछ एजम्पशंस है. आपने नहीं लिखा अभी? मुझे बोलना था, मैंने नहीं लिखा. हाँ, तो कुछ एजम्पशंस है जो एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है. बिफोर वी डिस्कस द थ्योरी, वी हैव सर्टेन एजम्पशंस जो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं. ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ. While as resources arithmetically means very slowly in an addition manner. मल्टीप्लाई ज्यादा होगा कि एडिशन ज्यादा होगा? ये तो कॉमन सेंस है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. अब कुछ फैक्ट्स है.
आप लिखोगे बाद में, पहले इन फैक्ट्स को देखो, फिर मैं क्लोज करता हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फैक्ट्स देखो क्या है, या कुछ एजम्पशंस है जो आप लोगों को पता है। बिफोर डिस्कस द पॉइंट्स, लेट्स हैव द एजम्पशंस। रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, यू नो अबाउट इट, इज इट एजम्पशन? फैक्ट, यस, रिसोर्स लिमिटेड है। पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, ये भी पता है हम लोगों को, पॉपुलेशन आज भी स्टेबल है, इजंट इट? हम बोलते हैं रिसोर्स हैं, लेकिन हर एक जो है स्टेबल है, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है ना बेटा? और थर्ड पॉइंट, देयर इज अ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, यू नो अबाउट इट, स्पीशीज में वेरिएशन है। और आप साथ ही में ये भी बोलते हो वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, वेरिएशन जो है वो क्या है, वो इनहेरिटेबल। ये एजम्पशंस है, ये फैक्ट्स है जो पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फैक्ट क्या है? पहला पॉइंट जल्दी से बताओ, पहला पॉइंट क्या है फैक्ट में? पहला पॉइंट है रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स इज लिमिटेड, दैट्स व्हाई वी से समटाइम्स रिसोर्स इज लिमिटेड एंड वी ऑलवेज रीड दीस पॉइंट्स कि रिसोर्सेज जो है बहुत कम है, लिमिटेड है, आप बोलते हो ना ये चीजें। लेकिन सेकंड पॉइंट साथ ही में पॉपुलेशन स्टेबल है, अभी जो हमारे पास पॉपुलेशन है ये स्टेबल है, ठीक है बेटा? तीसरा पॉइंट, वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में आप देख रहे हो वेरिएशन भी है, there's a variation among the in the population, isn't it? और चौथा पॉइंट, वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, वेरिएशन जो है ये इनहेरिट हो सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू, ये चीजें आपको पहले से ही पता है, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स आपको जरूरी पहले समझने के, हाँ ये फैक्ट्स है, तभी तो आप आगे जाके इस थ्योरी के पॉइंट जो है वो क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर तुम्हें ये एजम्पशंस पहले पता है कि नेचर के अंदर ये चीजें हैं, रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल है, वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर, और वेरिएशन जो है वो इनहेरिटेबल है, ये चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है ना बेटा? अब आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वो स्टडी अबाउट द पॉइंट्स ऑफ नेचर सिलेक्शन, ठीक है?